तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रिया का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा और आपको क्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आज की इस वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम आज इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है। तो अब हम यहाँ इसकी परिभाषा से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास परिभाषा है वो है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बस क्रिया की ये डेफिनेशन याद रखनी है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, वो हैं लिखना। तो फ्रेंड्स, जो लिखना होता है इसमें क्या हो रहा है, एक क्रिया हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो लिखना है ये एक क्रिया है। और अगर हमारे पास सामने एक अगला एग्जांपल है वो है सोना। तो फ्रेंड्स, जो सोना है वो भी एक क्रिया है। तो फ्रेंड्स, वो गोल्ड वाला सोना नहीं, ये है जो आप स्लीप होते हो, रात को स्लीप करते हो, वो वाला सोना है ये। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो सोना है ये भी क्रिया है। और खेलना अगर आप खेल रहे हो, जैसे मैं कहता हूँ कि राम खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें खेलना है, इसमें खेलना क्या हो रही है, राम क्या कर रहा है, खेलना क्रिया कर रहा है। तो इसलिए जो खेलना है ये क्रिया है। तो फ्रेंड्स, आप बस ये याद रखिए कि जो भी काम होता है वो एक क्रिया ही होती है। जैसे पढ़ना, तो फ्रेंड्स जो पढ़ना होता है, जैसे अब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना है जो, ये क्रिया है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे। और अब हम नीचे चलते हैं। तो हमारे पास आता है कुछ अन्य उदाहरण में है, जैसे मोहन फल खाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये एग्जांपल है कि मोहन फल खाता है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें खाता है, ये है एक क्रिया। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रिया है ये एक खाता है, जो ये एक क्रिया है। तो क्या हमारे पास कि वर्षा हो रही है। तो फ्रेंड्स, वर्षा हो रही है, ये एक क्रिया है, क्या कि वर्षा हो रही है। और आगे माँ खीर बना रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक क्रिया है क्योंकि इसमें आ रहा है बना। तो फ्रेंड्स, बनाना है जो एक क्रिया है। और फ्रेंड्स, आगे हमारे सामने लिखा हुआ है कि इन वाक्यों में खाता है, हो रही है या बना रही है, ये क्रिया है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये 3 एग्जाम्पल थे, इसमें खाता है, हो रही है या बना रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे सामने आगे लिख रहा है, वो लिख रहा है आगे हमारे सामने धातु। तो फ्रेंड्स, जो धातु होती है, अब मैं आपको धातु क्लियर करवा देता हूँ कि धातु आखिर होती क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम धातु पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, धातु हमारे सामने लिखा हुआ है कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। जैसे पढ़, लेख, चल, सो और आदि। तो फ्रेंड्स, जैसे ये हमारे सामने है पढ़ और लेख, चल और सो आदि। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको यहाँ पे आगे बता देता हूँ कि आगे हमारे सामने क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने लिख रहा है कि धातु में प्रत्यय लगाकर अन्य क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे पढ़ प्लस ना, तो ये हमने ना प्रत्यय जोड़ा, तो ये हो गया हमारे पास पढ़ना। तो फ्रेंड्स, जैसे आप बोलते हो पढ़ना, लिखना, सोना, चलना, हंसना। तो फ्रेंड्स, ये सब जो आगे आपने ना लगाया है, ये ना तो है प्रत्यय। और जो इसकी धातु थी, मतलब जो इसका मूल रूप था, वो है जैसे पढ़ना में पढ़, और चलना में चल, और सोना में सो। तो फ्रेंड्स, ये थी जो हमारी धातु कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सामने आगे लिखा हुआ है क्रिया के भेद। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्रिया के भेद करवा देता हूँ कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिया के कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स, क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। तो फ्रेंड्स, अब हम सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। तो जो हमारी सकर्मक क्रिया होती है, इसकी डेफिनेशन है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ कि फ्रेंड्स, जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है, तो फ्रेंड्स जो भी क्रिया है उसके साथ अगर कर्म हो अथवा उसके रहने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका एग्जांपल है वो है, जैसे माँ पत्र लिखती हैं, रेखा खाना बनाती है। और जैसे ये हमारे सामने 2 एग्जांपल हैं, एक तो माँ पत्र लिखती है और एक रेखा खाना बनाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे माँ क्या लिखती हैं, पत्र लिखती हैं। तो इसमें हमारे सामने क्या दिया गया है, क्रिया के साथ कर्म दिया गया है।
तो क्रिया तो हो रही थी, लिखती है, लेकिन जो हमारे साथ अब हमारे सामने अब क्या दिया गया है, कर्म दिया गया है, और कर्म क्या है, पत्र। तो फ्रेंड्स जो पत्र है, माँ क्या लिखती हैं, पत्र लिखती हैं। और ये अगला जो एग्जाम्पल है वो है रेखा खाना बनाती हैं। तो बनाती है जो, ये तो क्रिया है, और जो खाना है तो मतलब क्या बनाती है रेखा की, ये बनाती है खाना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे सामने आगे दिया हुआ है, फ्रेंड्स इनमें आगे हमारे सामने लिखा हुआ है कि इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे क्रिया, जो कर्म क्रिया है, उनका फल किस पे पड़ता है, कर्म पर। मतलब और कर्म कौन सा है, जैसे माँ पत्र लिखती हैं तो उसमें पत्र था जो, ये है कर्म। तो फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो क्रिया थी उसके कितने भेद होते थे, दो, एक सकर्मक और एक अकर्मक। और जो हमारे सकर्मक है इसके भी दो भेद हैं। तो जो हमारा फर्स्ट भेद है वो है एक कर्मक। तो फ्रेंड्स अब हम एक कर्मक क्रिया को पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी एक कर्मक क्रिया है ये है वे सकर्मक क्रिया जिन्हें केवल एक ही कर्म की आवश्यकता होती है, एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स वे सकर्मक क्रिया जिन्हें केवल एक ही कर्म की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक ही कर्म की आवश्यकता होती है, वो होती है एक कर्मक क्रिया। या आपको इसके नाम में पता, इसकी डेफिनेशन पता चल रही होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने आगे जो लिखा हुआ है, जैसे हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वो है, हमारे सामने जो जैसे एग्जाम्पल आता है वो होता है अमित कविता लिखता है। तो फ्रेंड्स ये जो लिखता है, क्या लिखता है, कविता। तो फ्रेंड्स जैसे अगर हमारे सामने बस एक ही कर्म दिया जाए तो वो होता है एक कर्मक क्रिया। और जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये था। और अब हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया का सेकंड टाइप जो है द्विकर्मक क्रिया। तो अब हम द्विकर्मक क्रिया को पढ़ते हैं। जिनकी क्रियाओं में दो कर्मों की आवश्यकता होती है, एक कर्म से वाक्य में अधूरापन रहता है। तो फ्रेंड्स वे क्रियाएं जिनमें दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे इसमें कविता है, ये एक ही कर्म की आवश्यकता पड़ती थी, अब द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक कर्म से वाक्य में अधूरापन रहता है, अगर अपन एक ही कर्म लगाएंगे तो वाक्य में अधूरापन रहेगा। ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो ऐसी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा शिक्षिका से हिंदी पढ़ाती है। तो फ्रेंड्स जैसे हमारा एग्जाम्पल है, रेखा शिक्षिका से हिंदी पढ़ाती है। तो इसमें हमारे सामने क्या है, जो आपके जो डार्क हाईलाइट हो रहे हैं, जो हमारे सामने जो डार्क कलर में है वो हैं जो कर्म हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं इसको यहाँ से एक बार इरेज कर देता हूँ जो आपको अच्छे से दिख जाए। तो फ्रेंड्स मैंने इसे इरेज कर दिया है। तो जो हमारा शिक्षिका है और जो हमारा हिंदी है, ये हमारे सामने दो कर्म दिए गए हैं। अगर इसमें हमारे सामने एक भी कर्म हटा दिया जाए तो ये वाक्य में क्या हो जाएगा, अधूरापन आ जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे सामने आगे लिख रहा है वो है, तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने आता है एकर्मक क्रिया। तो हमारी सकर्मक क्रिया कंप्लीट हो चुकी है और अब हम पढ़ते हैं एकर्मक क्रिया को। तो फ्रेंड्स जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको एकर्मक में नाम में पता चल रहा होगा कि अकर्मक मतलब जिस क्रिया के साथ में कर्म ना रहे, अर्थात जिसकी क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि जिस वाक्य में क्रिया ना हो, मतलब क्रिया के साथ कर्म ना हो, तो वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सचिन दौड़ रहा है, माँ हंस रही है। हमारे सामने ये दो एग्जांपल हैं कि एक सचिन हंस रहा है और एक माँ हंस रही हैं, सचिन दौड़ रहा है। तो फ्रेंड्स सचिन दौड़ रहा है, लेकिन आपके सामने ये सिर्फ आपके सामने यहाँ पे कर्म नहीं दिया गया है कि सचिन कहाँ पर दौड़ रहा है, कि सचिन मैदान में दौड़ रहा है, सड़क पर दौड़ रहा है और माँ हंस रही हैं। तो इसमें भी हमारे सामने कर्म नहीं दिया गया है, इसलिए हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स आपको अकर्मक क्रिया भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ दिख गया होगा कि हमारे एग्जाम्पल में जो दोनों एग्जाम्पल थे, इनमें जो फल पड़ रहा है वो सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है, इनमें क्योंकि कर्म नहीं दिया गया है। और आगे हमारे सामने रचना के अनुसार क्रिया के 5 भेद। तो फ्रेंड्स अब हम रचना के अनुसार पढ़ने वाले हैं। क्रिया के 5 भेद होते हैं, किसके अनुसार, रचना के अनुसार। तो अब हम इन्हीं पढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, जो अभी सकर्मक और अकर्मक क्रिया पड़ी थी, ये किसके अनुसार थी? कर्म के अनुसार। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके अनुसार? हम पढ़ने वाले हैं किसके अनुसार? रचना की दृष्टि के अनुसार। तो फ्रेंड्स जो रचना की दृष्टि से हमारे 5 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है संयुक्त क्रिया, और सेकंड होता है नाम धातु क्रिया, और जो थर्ड होता है वह होता है प्रेरणार्थक क्रिया, और फोर्थ पूर्वकालिक, और फिफ्थ कृदंत क्रिया। तो आपके सामने ये सारे 5 के 5 जो रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं वो लिखे हुए हैं। फर्स्ट संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। तो अब हम इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो हमारे सामने आता है, फर्स्ट आता है जो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी संयुक्त क्रिया की। तो फ्रेंड्स जो हमारी संयुक्त क्रिया होती है वो होती है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को संपन्न करती हैं। तो फ्रेंड्स जिस भी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक कार्य को संपन्न करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, रेलगाड़ी चल पड़ी। तो फ्रेंड्स जो चल है ये चल भी एक क्रिया है और पड़ी भी एक क्रिया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे सामने 2 क्रियाएं आ रही हैं, तो इसलिए जो इसमें 2 क्रिया आ रही हैं तो ये संयुक्त क्रिया होगी। और अब हमारा अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने स्वेटर पहन लिया। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पास 2 क्रियाएं हैं, एक तो पहन और एक लिया। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे सामने आपको ये पहचानना पड़ेगा एग्जाम्पल में कि इसमें कितनी क्रिया हैं। आपको एग्जाम्पल को ध्यान दे के समझना पड़ेगा। और अब हमारे सामने जो हमारी अगली क्रिया आती है वो आती है नाम धातु क्रिया। तो फ्रेंड्स जो हमारी नाम धातु क्रिया होती है वो होती है जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं। तो फ्रेंड्स वो क्रिया नाम धातु में वो वाक्य आएंगे जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ, तो फ्रेंड्स जैसे हाथ हथियाना, पका पकाना और अपना अपनाना आदि। तो फ्रेंड्स जो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब जैसे हाथ हथियाना, पका पकाना और अपना अपनाना। जैसे अपना का अपनाना हो गया, हाथ का हथियाना और पका का पकाना, ऐसे जो मिलकर बनती हैं वो होती है नाम धातु क्रिया। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आता है, तो हमारे सामने जो थर्ड टाइप है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। तो फ्रेंड्स जो हमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसकी डेफिनेशन है जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो होती है जिस क्रिया में इस क्रिया में ये बात होती है कि कर्ता होता है जो कर्ता होता है वो स्वयं कार्य ना करे और वो उस क्रिया को करने के लिए किसी और को प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स कौन सी क्रिया पहला कहलाती है? वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, पढ़वाना। तो अगर आप खुद ना पढ़कर अगर आप किसी से पढ़वाओगे तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगी। और पढ़ाना, जैसे पढ़वाना और पढ़ाना, और जैसे चलना, चलाना और चलवाना। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जो कर्ता होता है वो स्वयं कार्य ना करे और किसी और से अपना कार्य करवाए, मतलब करवाने के लिए प्रेरित करे, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और हमारे सामने जब अगली एग्जाम्पल जो हमारी अगली डेफिनेशन आती है और वो किस टाइप की आती है, वो आती है पूर्वकालिक क्रिया की। तो फ्रेंड्स जो पूर्वकालिक क्रिया की डेफिनेशन है वो है मुख्य क्रिया से पहले आकर पूरी हो जाने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स मुख्य क्रिया होती है जो उससे पहले आकर जो क्रिया पहले पूरी हो जाती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे रेखा पुस्तक लेकर पढ़ने लगी। तो फ्रेंड्स क्या इसमें जो हमारी आई थी रेखा पुस्तक लेकर, तो फ्रेंड्स जो लेकर है ये भी एक क्रिया है, और पढ़ने लगी, तो फ्रेंड्स जो लगी है ये भी एक क्रिया है। तो फ्रेंड्स जो हमारी मुख्य क्रिया थी लगी, इससे पहली एक क्रिया आकर क्या वाक्य में आने के बाद क्या पहले आकर पूरी हो जाने वाली क्रिया, मतलब इसमें ये एक अलग सेंटेंस एक तरह से बन गया, जैसे रेखा पुस्तक लेकर पढ़ने लगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आता है पूर्वकालिक
पूर्वकालिक क्रिया धातु मूल मतलब मूल क्रिया के साथ कर प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स जो पूर्वकालिक क्रिया होती है वो कर प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स जो प्रत्यय होते हैं वो आपको पता होगा कि लास्ट में प्रत्यय लगते हैं। और तो फ्रेंड्स जो हमारा फिफ्थ जो टाइप है वो है कृदंत क्रिया। तो फ्रेंड्स अब हम कृदंत क्रिया पढ़ने वाले हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो है मूल क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि मूल क्रिया के अंत में प्रत्यय लगकर जो हमारी जो मूल क्रिया होती है उसके अंत में जो प्रत्यय लगकर जो बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे सामने आता है उठ प्लस आ, उठा। तो फ्रेंड्स अगर हमारे सामने उठ जो क्रिया थी और उसमें हम आ प्रत्यय लगा दें तो क्या होगी, उठा। तो जो हमारा उठा हो जाएगा ये कृदंत क्रिया हो जाएगी। और जैसे पा प्लस या, पाया। तो फ्रेंड्स ये भी ऐसे ही हो जाएगा। और जाग प्लस ता, जागता। गा प्लस कर, गाकर। तो फ्रेंड्स जैसे ये हमारी ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए ये हमारे हो जाएंगे कृदंत क्रिया। तो अब हम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्रिया टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपको क्रिया में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही।